हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जो ईवीएस की आपकी जो आंसर की थी वो देख ली है। सीडीपी की आंसर की को भी हम कर चुके हैं। आपकी हिंदी की आंसर की है वो भी हमने कर ली है। और आपके मैथमेटिक्स की इन आंसर की को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने चेक नहीं की है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की, वहाँ पे आपको आंसर की के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सभी आंसर की मिल जाएंगी, ठीक है। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी इंग्लिश की आंसर की को, यानी कि वो इंग्लिश जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज की थी और सेकंड लैंग्वेज जिनकी इंग्लिश थी, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जिन्होंने ईवीएस की थ्योरी क्लासेस देखी थी उन्हें अच्छे से पता है जो मैंने करवाया था उससे बाहर कुछ भी नहीं मिला है। ये अभी आपका जस्ट सीटेट का एग्जाम था, अभी आपको आगे भी पढ़ना है। इससे आपको जॉब नहीं मिलने वाली है, जस्ट आपकी पात्रता है। और आपको पता है एनसीईआरटी का इन चीज़ों में कितना ज़्यादा रोल है। तो अब हम 24 तारीख से आपकी एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको एकदम बेस्ट और परफेक्ट तरीके से एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स, ईवीएस, सोशल साइंस, यहाँ तक कि स्टैटिक जीके भी करवाई जाएगी। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पैराग्राफ है उसको मैंने अच्छे से रीड कर लिया है, तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, आप आराम से उनको मिला लेना। तो देखिए, आपका 121 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपसे ट्रू पूछा गया है। हेनरी हैड ए बिग फार्म, गलत है भाई। सी लिव्ड इन ए स्मॉल एंड सेबी हाउस, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि आंसर नंबर सेकंड। जो सेबी है इसका मतलब होता है आपका जर्जर होना, यानी कि आपकी पिटीफुल स्थिति, यानी कि दयनीय स्थिति के अंदर है, वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सेकंड, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका 122 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहां पर भी आपसे ट्रू पूछा है। तो देखिए, इट वॉज मेड ऑफ वुड एज वुड वॉज इजिली अवेलेबल, ये भी आपका गलत है। यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 3, यानी कि देयर वॉज नो टाल ट्री नियर द हाउस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द वेस्ट ग्रासलैंड अंकल हेनरी वॉज द ओनली हाउस। ये स्टेटमेंट आपकी क्या है भाई, सही है। देयर वॉज सन बेक्ड ग्रे ग्रास ऑल अराउंड, ये भी आपका सही है। आगे देखिए, इन द मिडल ऑफ द प्रायरीज वाज ए ग्रीन फील्ड प्लग बाई अंकल हेनरी, ये आपका गलत है। इसलिए यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 4, यानी कि ए एंड बी आर राइट बट सी इज रॉन्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अंकल हेनरी हैड ए ट्रैक्टर ट्रॉली इन विच वुड वॉज कैरिड, ये आपका गलत है भाई। दे वुड फॉर द हाउस कैरिड फ्रॉम फार अवे, दूर से लाई गई थी, ये आपका करेक्ट है। यानी कि आपका बी आपका राइट है और ए आपका रॉन्ग है, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच वंस आर फॉल्स। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट होगा, यानी कि आपका फर्स्ट भी ट्रू आएगा। द फियर ऑफ ए साइक्लोन लूम्ड लार्ज ऑन द फैमिली, एकदम सही स्टेटमेंट है। दे हैड बिल्ट ए शेल्टर फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट विंड एंड रेन, ये भी आपका करेक्ट है। अराउंड द हाउस देयर वॉज नथिंग टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ए स्ट्रॉम, ये भी आपका करेक्ट है। लेकिन आपका जो नंबर डी था ये आपका फॉल्स है। देयर ड्राइंग रूम हैड ओनली 3 और 4 चेयर्स, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, सी भी ट्रू है और एफ आपका क्या है, फोर्थ नंबर फॉल्स। तो आंसर नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। डैश विद अंकल हेनरी हु वाज ए फार्मर। तो अगर आप यहां पर देखते हैं ना तो अंकल जो हेनरी है ना, इनकी विशेषता बताई गई है कि ये क्या है, ये एक फार्मर है, एक किसान है, ठीक है ना। तो ये अंकल हेनरी क्या है, आपके नाउन है। और जो आपको नाउन की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके विशेषण, जिसको बोला जाता है एडजेक्टिव। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक कप बोर्ड फॉर द डिशेज, एकदम इजी है भाई। फॉर यहां पर क्या है, आपके प्रेपोजिशन, ठीक है, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। देर वॉज नो गैरेट एट ऑल। देखिए, जो गैरेट है ना, गैरेट का मतलब होता है जैसे आपकी रूफ हो गई, यानी कि आपके कमरे की छत, यानी कि वो सारी चीज, जैसे कोई प्लेटफॉर्म हो गया, यानी कि जो चीज क्या हो, ऊंचाई के ऊपर हो, वो कहलाती है आपकी गैरेट। तो जो आपका गैरेट है इसका क्या पूछा है, सेम मीनिंग, यानी कि सिनोनिम्स पूछा है। तो यहां पर जो सिनोनिम्स होगा, स्टडी गलत है भाई, टॉयलेट ये भी आपका गलत है, पेंट्री ये भी नहीं होगा। यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 4, यानी कि लॉफ्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, ये आपका सेकंड नंबर का पैसेज है, आप पैसेज को पढ़ लेना, मैं पढ़ चुका हूं अच्छे से और मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर 129 क्वेश्चन को देखिए आप।
फादर वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ड्रेसिंग, इसलिए क्योंकि एज ही वॉज वांटेड टू फॉलो द प्रॉपर ड्रेस कोड, उन्हें प्रॉपर ड्रेस कोड के अंदर रहना ही अच्छा लगता है, ठीक है, यानी कि आंसर नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, तो देखिए आप, फादर अवॉइडेड ईटिंग इन द कोर्ट कैंटीन, ये आपका करेक्ट है। ही लाइक्ड टू ड्रिंक हॉट टी ड्यूरिंग द डे, ये आपका गलत है, यहां पर हॉट टी की बात नहीं हुई थी, यहां पे बात हुई थी आपकी कॉफी के बारे में, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखिए, ही कैरिड केस फाइल्स रैप्ड इन ए क्लॉथ, ये भी आपका करेक्ट है, यानी कि आपका सी और ए क्या है, करेक्ट है, और बी आपका रॉन्ग है। देखिए कहां पर है, सी एंड ए आर ट्रू बट बी इज फॉल्स, यानी कि आंसर नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यहां पे आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है, तो देखिए ओनली ए फ्यू वर जेलस ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, यही आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, तो देखिए इवन द जजेस रिकॉग्नाइज्ड हिज लीगल एक्यूमेंट, एकदम करेक्ट आंसर है भाई ये, ठीक है, आप पैसेज को पढ़ लेना। ही प्रिफर्ड हिज लीगल ऑब्लिगेशन टू फैमिली ऑब्लिगेशंस, ये भी आपका करेक्ट है, यानी कि ए एंड बी बोथ आर ट्रू, तो आंसर नंबर सेकंड। आगे चलते हैं, अब देखिए आप, हिज आर्ग्यूमेंट्स वर फोर्सफुल कोहेरेंट, तो जो आपका कोहेरेंट है ना, कोहेरेंट का मतलब होता है लॉजिकल चीजें जिनका क्या हो, कुछ रीजन हो, यानी कि रीजनेबल, वैलिड, ये सब क्या है, ये इसके सिनोनिम्स हैं, और यहां पर हमसे क्या पूछा गया है, वर्ड सिमिलर पूछा है, यानी कि सिनोनिम्स ही पूछा है आपसे, ठीक है, सिनोनिम्स, तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, रीजनेबल, यानी कि आंसर नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डैश ए बंडल कंटेनिंग कोर्ट पेपर्स, तो देखिए ए बंडल कंटेनिंग कोर्ट पेपर्स आपके लिए इजी होगा, ये आपकी क्या है, ये आपकी वर्ब है भाई, और ये आपका क्या हो गया, ए बंडल, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब क्या है आपकी, कंटेनिंग, कौन सी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो देखिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि वर्ब। आगे चलते हैं, वन क्लाइंट वाज पर्टिकुलर दैट माय फादर, तो देखिए यहां पर जो वन क्लाइंट वाज पर्टिकुलर है ना, आपने जेरंड के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, आपने पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा होगा, तो यहां पर जो आपका आंसर होगा, आंसर नंबर 4 होगा, यानी कि प्रिंसिपल है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आपके यहां पे है पेडागोजी सेक्शन, और आप एक चीज को अच्छे से समझ लीजिए, जो पेडागोजी होती है ना, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे फिर वो आपकी साइंस हो, सोशल साइंस हो, पेडागोजी का मतलब होता है आपके पढ़ाने का तरीका, और वो हर सब्जेक्ट का सेम ही होता है, कुछ अलग चीजें नहीं होती हैं, तो बस फर्क इतना है, उन्होंने हिंदी की चीजों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। अब आप खुद देखेंगे इन चीजों को, ठीक है, तो देखिए, ए वे टू टीच रीडिंग दैट एम्फेसाइजेज अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट इन विच दे अपीयर, इसको क्या बोला जाता है, यह कहलाता है आपका वोल लैंग्वेज अप्रोच, और देखिए ये कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है ना, उसको भी फॉलो करता है, तो इसको आप डाउट के अंदर ले लेना, ठीक है। द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज, यानी कि जो बच्चा है ना, वो क्या कर रहा है, अपनी जो लैंग्वेज है ना, उसी के बारे में क्या कर रहा है, विचार कर रहा है, उसी के बारे में बात कर रहा है, सोच रहा है, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी मेटा लिंग्विस्टिक एबिलिटी। और मैंने साइकोलॉजी की जब थ्योरी करवाई थी, तो वहां पे मैंने इसके बारे में बात भी किया था, अब जब इंसान खुद की सोच के बारे में जब सोचता है ना, तो वो क्या कहलाता है, आपका मेटा कोग्निशन कहलाता है, और यहाँ पर उन्होंने क्या ऐड कर दिया, आपकी लैंग्वेज ऐड कर दी, तो नॉर्मल सी बात है, लैंग्वेज क्या होती है, लिंग्विस्टिक होती है, लैंग्वेज यानी कि भाषा क्या बोलते हैं, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, मेटा लिंग्विस्टिक एबिलिटी, इजी था। आगे देखिए, A mother asked the teacher of class 2 how it was possible for her child to sometimes say things that she had never heard any adults and siblings say, how it is possible। आप इसको क्वेश्चन को समझिए, देखिए अगर आपको समझ है ना, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। यहाँ पर कह रही है, एक जो मदर है ना, उसने टीचर से पूछा, अब जो मेरा बच्चा है ना, कभी कभी ऐसे वर्ड्स बोल देता है जो ना ही उसने किसी से सुने हैं और ना ही उसके सामने किसी ने यूज किए हैं, तो ये चीज कैसे पॉसिबल है कि जो मेरा बच्चा है वो नए नए वर्ड्स अपने आप ही सीख रहा है। तो देखिए, आप अगर अच्छे से आपको याद हो, तो ये बात हो रही है आपकी एलईडी के बारे में। एलईडी का मतलब होता है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और इसकी बात किसने की थी, आपके नोम चोम्स्की ने। मैंने जब थ्योरी क्लास करवाई थी, वहां पर मैंने आपको ये चीजें डिटेल में बताई थी, ठीक है। तो एलईडी का मतलब क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि जो दिमाग है ना, उसमें एक इनेट प्रॉपर्टी होती है, इनेट एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से दिमाग जो लैंग्वेज है उसको अपने आप एक्वायर कर लेता है, तो वही आपका आंसर होगा। तो देखिए आप, आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि द ह्यूमन ब्रेन इज इनेटली वायर्ड टू लर्न लैंग्वेज। इनेटली का मतलब होता है जन्मजात,
यानी कि जब इंसान पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो अपने साथ वो लैंग्वेज सीखने की जो एबिलिटी है ना, उसको लेकर ही पैदा होता है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। ए टेक्निक यूज टू फैसिलिटेट अर्ली लिटरेसी which involves an adult and a child looking at a book together while the adult ask questions and encourage a dialogue। यानी कि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, एक बुक में से पढ़ रहा है और अपने डायलॉग बोल रहा है, followed by the switching roles so that the child ask questions to the adult। यानी कि क्या कर रहे हैं, अपने रोल्स को स्विच करते हुए वो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी डायलॉग के बारे में बात हो रही है, यानी कि डायलॉग देते हैं, यानी कि डायलॉजिक रीडिंग। ठीक है ना, क्या होगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए टीचर कैन डेवलप द लिसनिंग स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्नर्स बाई। तो देखिए आप, यानी कि यहां पर जो बच्चे हैं उसमें लिसनिंग स्किल्स है ना, उनको डेवलप करने के बारे में बात हो रही है। तो एक जो लैंग्वेज टीचर है वो कैसे करेगा, देखिए आप, फोकसिंग ओनली ऑन लिसनिंग स्किल्स विदाउट एसोसिएटिंग देम विद अदर लैंग्वेज स्किल्स। गलत है भाई, नॉर्मल सी बात है, जो भाषा है वो हर सब्जेक्ट में होती है, एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, तो आप उनको अलग तरीके से नहीं करवा सकते, विदाउट एसोसिएट करके आप नहीं सिखा सकते हैं, आपको कनेक्ट करके ही सिखानी पड़ेगी। तो ये रॉन्ग हो गया। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर्स, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। मैंने आपको हमेशा बताया, जो अवसर होते हैं ना, टीचर का काम होता है अवसर उपलब्ध करवाना, बच्चों को अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करवाना। ठीक है, अगर बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी आएगी, अवसर आएंगी, तो सीख तो वो अपने आप ही लेगा। ये वही बात हो गई, अगर सरकार जॉब निकालेगी तो लग तो हम अपने आप जाएंगे ना। आप अच्छे से ईमानदारी से पेपर करवाइए, सीधा और सिंपल सा है। तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास अवसर होने चाहिए, आप स्टडी भी कर लेंगे, आप लग भी जाएंगे अगर आपके पास अवसर है तो, मौके हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सेकंड। आगे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका असर्शन देखिए, एक्यूरेसी इज लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द प्राइमरी लेवल। गलत है भाई, इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की वजह से क्या हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि बच्चा प्राइमरी लेवल में है, वहां पे हम बच्चे की एक्यूरेसी चेक नहीं करते, वहां पर हम सिर्फ इतना चेक करते हैं बच्चा सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा। ठीक है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट होता तो ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, ग्रामर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्राइमरी करिकुलम। एकदम करेक्ट है भाई। तो यानी कि ए आपका फॉल्स है और आर आपका क्या है, राइट है। देखिए कहां पर है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, आंसर नंबर 3। आगे देखते हैं। Theoretical positions and beliefs about the nature of language, the nature of language learning and the applicability of both to pedagogical setting is called, इसको बोला जाता है आपका अप्रोच, यानी कि आंसर नंबर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, देखिए रचनात्मक आकलन, अब हिंदी में इसको लिख देते हैं रचनात्मक आकलन, लेकिन मतलब तो एक ही होगा ना, चाहे आप उसको इंग्लिश में लिख लीजिए चाहे हिंदी में लिख लीजिए। अब जिसको फॉर्मेटिव इवेल्युएशन यानी कि रचनात्मक आकलन के बारे में पता है उसके लिए एकदम इजी था। इसमें हम क्या करते हैं, जब बच्चा सीख रहा होता है ना, जब उसका विकास चलता रहता है ना, उसी समय हम बच्चे की गलतियों को पहचानते हैं और उसी समय हम उसको सिखाते हैं। ठीक है ना, यानी कि हम सिखाने के लिए आकलन कर रहे हैं, सीखने के लिए आकलन। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि रिलेटेड टू ऑनगोइंग डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं। While planning lessons for young learners, the teacher decided to focus on the total physical response। जो आपकी साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें भी ये आया था टीपीआर के बारे में, यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। और इसमें मैंने आपको बताया था टीपीआर का मतलब क्या होता है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। यानी कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो वो क्या करता है, साथ के साथ अपने जो बॉडी के पार्ट्स है ना उनका भी यूज करता है और बच्चों से भी सेम टू सेम फॉलो करने के लिए बोलता है। जैसे हमें जैसे पढ़ाया जाता है ईयर के बारे में, तो बच्चों से बोला जाएगा आप अपने कान की क्या लगाइए, हाथ लगाइए। अगर आंखों के बारे में बात की जा रही है तो आंखों से रिलेटेड एक्टिविटी करवाई जाएंगी, तो इसको बोला जाता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो आप देखिए, अब चूज एक्टिविटीज दैट हेल्प देम स्टे इन देयर सीट्स एंड वर्क इन पेयर और ग्रुप्स। गलत है भाई। मस्ट एड सम लिसनिंग एक्टिविटी इन क्लास, ये भी आपका गलत है। मस्ट कीप एक्टिविटीज असाइड एंड इंस्टेड, ये भी आपका गलत है। करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 4, यानी कि मस्ट इंश्योर टू ऐड सम बॉडीली एक्टिविटीज इन क्लास, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। विच अप्रोच टू ग्रामर इनक्रीज द बिलीफ दैट लर्निंग ए लैंग्वेज इन ए मैटर ऑफ लर्निंग रूल्स। देखिए, आप हमेशा जो वर्ड्स होते हैं ना उन वर्ड्स को पकड़ा कीजिए। यहाँ पर रूल्स को लर्न करने के बाद बारे में बात हो रही है, यानी पहले आपको रूल बताए जाएंगे और फिर आपसे एग्जाम्पल देखकर उनको सोल्व करवाया जाएगा। और ये तरीका आपका क्या कहलाता है, डिडक्टिव मेथड, हम पढ़ चुके हैं, यानी कि आंसर नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए टीचर इज प्लानिंग टू गिव ए फ्री राइटिंग टास्क
फ्री राइटिंग टास्क, आप समझना यहाँ पर राइटिंग के बारे में बात नहीं हो रही है, फ्री राइटिंग के बारे में बात हो रही है। टू लर्नर्स इन क्लास 5 विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फोकस्ड ऑन मोस्ट बाय द लर्नर, फ्लुएंसी ऑफ द कंटेंट, बोथ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट, द हैंड राइटिंग ऑफ द लर्नर, ये तो हो नहीं सकता, एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट ये सिर्फ ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि फ्लुएंसी ऑफ द कंटेंट, क्योंकि यहां पर फ्री राइटिंग के बारे में बात है। अगर सिर्फ और सिर्फ राइटिंग के बारे में बात होती है ना तो हम हो सकता है एक्यूरेसी को भी चेक करते, लेकिन यहाँ पर फ्री राइटिंग यानी कि आप जल्दी जल्दी लिखिए, जैसा आप लिख सकते हैं ना वैसा आप लिखिए, तो यहाँ पर आपकी फ्लुएंसी चेक होती है, आपकी एक्यूरेसी चेक नहीं होती। तो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं। टॉप डाउन मीन्स अटेंड टू द ओवरऑल मीनिंग, व्हाट डज बॉटम अप मीन्स। देखिए बॉटम अप मीन्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये हमारे हिंदी का जो सेट है उसके अंदर भी आया था। इसका मतलब होता है आप छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। जैसे आपने वर्णों से स्टार्ट किया और आप ऊपर जाते जाते प्रस्ताव वगैरह जो होते हैं ना उनकी साइड बढ़ रहे हैं, यानी कि फोकस ऑन द वर्ड एंड फ्रेजेस ऑफ द टेक्स्ट। तो राइट आंसर होगा आपका आंसर नंबर सेकंड। आगे चलते हैं। विच अमोंग दीज इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज टीचर। देखिए प्राइमरी यानी कि प्राथमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि जो लैंग्वेज टीचर है उसकी प्राथमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो देखिए सिलेक्टिंग सुटेबल कंटेंट फॉर टीचिंग, हाँ ये आपका होता है भाई। ग्रुपिंग लर्नर्स इनटू डिफरेंट क्लासेस, गलत है भाई। हमें कभी भी बच्चों की ग्रुपिंग नहीं करनी है, उन्हें अलग अलग नहीं करना है, उन्हें ग्रुप के अंदर नहीं बांटना है। मैंने जब प्रैक्टिस सेट करवाए थे पता नहीं कितनी बार बोला था इस वर्ड को, ठीक है। आगे देखिए इंस्ट्रक्टिंग द लर्नर, हाँ ये भी आपका हो सकता है। आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स, ये भी आपका हो सकता है। अब आपको चुनना है बेस्ट। मैं आपको हमेशा बोलता हूं पेडागोजी का मतलब पता है क्या होता है, आपके पढ़ाने का तरीका। यहाँ पे आपको सभी जो ऑप्शंस है ना वो आपको राइट लगेंगे, आपको चुनना होता है बेस्ट। तो यहाँ पर बात हो रही है लैंग्वेज टीचर की। अब आप इन तीनों ऑप्शंस में से चूज कीजिए कहाँ पे आपके लैंग्वेज के बारे में बात है, तो आप देखेंगे तो आप राइट जगह पहुंच जाएंगे आंसर नंबर 4 पे, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेटिव नीड्स के बारे में बात हो रही है। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, आपके बात करने का तरीका, आपका कन्वर्सेशन, ठीक है, आप किस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं। तो सीधा और सिंपल सा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4। आगे चलते हैं। A young child picks up a book, hold it right side up and turns the pages. These activities demonstrate, देखिए एक यंग चाइल्ड है, एक छोटा बच्चा है और वो क्या कर रहा है, पिक अप ए बुक, बुक को उठा रहा है, होल्ड इट्स राइट साइड अप एंड टर्न्स द पेजेस। दीज एक्टिविटीज डेमोन्स्ट्रेट एमर्जेंट लिटरेसी स्किल। और ये आपका हिंदी का जो पेपर है उसके अंदर भी आया था, जिसको हमने बोला था प्राथमिक साक्षरता, ठीक है। क्या बोला था हमने, प्राथमिक साक्षरता। इसलिए मैं बोलता हूं जो आपकी पेडागोजी है वो सब सब्जेक्ट की सेम होती है, बस आपको समझना पड़ता है। और देखिए मेरा जो कराने का तरीका वही है, एक्सप्लेन करके समझाना, क्योंकि ये कोई भी बता देगा ये क्वेश्चन है ये इसका आंसर है, ये क्वेश्चन है ये इसका आंसर है, ऐसे आप समझोगे कैसे। और आप लोग फोकस करते हो हमेशा एमसीक्यू करने पर, प्रैक्टिस सेट करने पर, ठीक है। अरे प्रैक्टिस सेट करने का फायदा तब है जब आपने थ्योरी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, और जब आप प्रैक्टिस सेट करते हैं ना तब भी आप इस चीज पे फोकस कीजिए। अब प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन के साथ साथ आपको थ्योरी भी रिवाइज करवाई जाए, तभी वो चीज आपके काम आएगी, ठीक है। और मेरे कराने का तरीका यही है। अब हम एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे, और जिन्होंने मेरे से ईवीएस पढ़ी थी ना उनको अच्छे से पता है एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं था। तो इसी तरीके से अब हम एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स, साइंस, ईवीएस, सोशल साइंस हर सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, जो आगे आने वाले आपके टीचिंग एग्जाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आप किसी भी एग्जाम को दीजिए आपको 100% हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपकी जो नोटिफिकेशन है उसको बेल आइकन पे प्रेस करके ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूं आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी हम क्लासेस करेंगे उनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए आप एसर्शन को, लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज सिंस दे आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड टू डू सो एंड द एनवायरमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल। तो देखिए आपको पता होना चाहिए एनवायरमेंट का तो रोल होता ही है, तो ये आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। अब रीजन देखिए आप, द लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम एनवायरमेंट हैज ए ग्रेट इंपैक्ट ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन, ये आपका करेक्ट आंसर है भाई। यानी कि ए आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, बट आर इज ट्रू, यानी कि आंसर नंबर 3, ठीक है।
ये आपकी इंग्लिश की आंसर की थी, आप इसे आराम से मिला सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। इस चैनल पर आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।